हमने कहा हाउ टू कंसोलिडेट, इसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है हाउ टू कंसोलिडेट का। तो मैंने कहा ये बड़ा जरूरी है पहले जान लेना कि आप कंसोलिडेशन कौन से दिन कर रहे हैं, ऑन द एक्विजिशन डेट या आप कर रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन, यानी बाद में कर रहे हैं। हाँ, वीडियो बन रहा है इसका। अगर ये ऑन द एक्विजिशन डेट आप कंसोलिडेट करते हैं तो हम अपने पास कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। किसकी स्टेटमेंट बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। हम सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, और उसमें जो हमारे पास आइटम्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? सिर्फ शेयर कैपिटल आती है और अदर इक्विटी आती है। मुझे फटाफट से बताओ ये अदर इक्विटी का मतलब क्या है? अदर इक्विटी का मतलब है रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड, यानी सब्सिडरी के रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या हो सकता है? जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है अगर ऑलरेडी सब्सिडरी में आ रहा है तो? हाँ। कैपिटल रिजर्व भी क्या इसका पार्ट हो सकता है? हाँ। क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसका पार्ट हो सकता है? द आंसर इज यस, एक्सेट्रा। जब मैंने बोला कि हमारे को अदर इक्विटी लेनी है मतलब अदर रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने हैं, तो आमतौर पे क्वेश्चन के अंदर अलग अलग डिटेल नहीं मिलती है, तो हम इसके लिए आपको इकट्ठा लिख कर दिखा देते हैं अदर इक्विटी। ये जो निकल कर आती है ये निकल कर आती है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जो ये निकल कर आती है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट। हम इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या? हम सबसे पहले तो गुडविल को माइनस कर देते हैं। ये कौन सी गुडविल है? गुडविल अपीयरिंग इन किसकी बैलेंस शीट? ये किसकी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होगी? अपीयरिंग इन, वेरी गुड, उज्जैन, इन एस लिमिटेड, यानी जो एस लिमिटेड में अपीयर कर रही होगी। और इसके ऊपर आपको नो ट्रीटमेंट फॉर डेफर्ड टैक्स, नो ट्रीटमेंट फॉर डेफर्ड टैक्स, क्योंकि ये इंड एस 12 में एक्सेप्शन में कवर होती है। इसका मतलब आपके पास ये लूप का पार्ट होती है, इसलिए इसको आप कवर नहीं करते हैं। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि गुडविल के अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, जो ऐड भी हो सकती हैं, लेस भी हो सकती हैं। जो हमारी रीवैल्यूएशंस हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी। ये रीवैल्यूएशंस किस किस चीज की हो सकती हैं? रीवैल्यूएशन ये एसेट्स की भी हो सकती है और लायबिलिटीज की भी हो सकती है। गुडविल मैंने ऊपर कर दिया तो गुडविल को हम बाद में देखते हैं। तो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लैंड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। क्या स्टॉक भी हो सकता है? द आंसर इज यस, स्टॉक भी हो सकता है। क्या डेटर भी हो सकते हैं? हाँ। क्या क्रेडिटर भी हो सकते हैं? हाँ। यानी जिस जिसकी भी फेयर वैल्यू दे रखी है, चेंज हुई है, उसका आपको इफेक्ट लेना पड़ेगा और साथ में ही लेस ऐड करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स इफेक्ट। आप नोटिस करें, अगर ये ऐड है तो ये लेस होगा, ये लेस है तो ये ऐड होगा, यानी ये डेफर्ड टैक्स इफेक्ट है। वो आप अकॉर्डिंगली अपने पास इनके ऊपर डेफर्ड टैक्स की इफेक्ट लेते हैं। ये इग्नोर भी करना पड़ सकता है इफ टैक्स रेट इज मिसिंग। अगर ये टैक्स रेट मिसिंग है तो आपको इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो निकल कर आता है, ये क्या निकल कर आता है? फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। आपने नोटिस किया ऊपर क्या लिखा था? बुक वैल्यू। यहां क्या लिखा है? फेयर वैल्यू। यहां क्या लिखा था? नेट एसेट। यहां क्या लिखा था? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। हमारा स्टैंडर्ड में कहता है आपको इस पर बेस्ड कैलकुलेशंस करनी होती हैं, इसलिए सबसे पहले स्टेप पर आपको इसे निकालना है। इसे बांटने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यहां आने के बाद हमने एक नोट आपको समझाया था। हमने कहा मेरे बच्चे, डू नॉट ट्रीट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑन स्टॉक या अदर एसेट्स
ये आपको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको फेयर वैल्यू पर ले रखा है। जब वो पहले ही फेयर वैल्यू पर हैं तो यूपी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको नहीं ट्रीट करना है कोई कॉन्ट्रा इन सीना। सीना में कोई कॉन्ट्रा ट्रीट नहीं करना है। सीना में कोई उससे हमारा कॉन्ट्रा ट्रीट होगा। बताओ कॉन्ट्रा कहां ट्रीट होगा? कॉन्ट्रा विल बी ट्रीटेड इन बैलेंस शीट डायरेक्टली। ये बैलेंस शीट में डायरेक्टली हमारा कॉन्ट्रा एडजस्ट हो जाएगा। यहां पर आकर एक बात और उठती है कि जब आप अपने पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये गुडविल, ये रिवैल्यूएशन और ये डेफर्ड टैक्स, इसका आपका इफेक्ट विल बी गिवन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको इसके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इफेक्ट देना है। हाँ, भोपाल कह रहा है गुडविल का डेफर्ड टैक्स अगर मान लो उसने दिया हुआ वो लेना है तो भाई उसकी बात मानेंगे ना भोपाल। हालांकि तुम्हारी अंग्रेजी ऐसी है कि उसे पढ़ नहीं पा रहा कोई भी कि ये क्या लिखा है। ALEREALANNSE अल्लासी, ये क्या मतलब है? इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिखते हो तो मैं भी अनुमान से आंसर देता हूं कि इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास INA है। मुझे बताओ दूसरी चीज क्या आएगी? कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसको निकालने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है एट फेयर वैल्यू, जिसका यूज हम कब करेंगे? इफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड इज अवेलेबल ऑन कौन सी डेट को? ऑन एक्विजिशन डेट्स। अगर ये अवेलेबल होती है तो आप तभी उसका यूज करते हैं, अन्यथा नहीं। और दूसरा तरीका कौन सा है? एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स इफ फेयर वैल्यू मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। तो हम लोग अपने पास इन दैट सिचुएशन फेयर वैल्यू मेथड लेकर चलते हैं। इसके अंदर हम जब पसना की बात करते हैं तो इसके लिए बड़ा सिंपल है। जो आपका सीना निकला मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? परसेंटेज शेयर ऑफ पेयर एनसीआई का शेयर निकाल दो। इससे हमारे पास ये कैलकुलेशन हो जाती है। ये मैंने आपको एनसीआई के कंटेक्स्ट में बातें बताई। थर्ड मैंने आपसे बात बताई कि हमें एक और भी काम करना पड़ता है। वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ, हमें अपने पास गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज भी कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग अपने पास क्या करते हैं? हमारे पास फिर से दो मेथड हैं, फुल गुडविल मेथड और दूसरा है पार्शियल गुडविल मेथड। तो यदि आपने अपने पास एनसीआई को लिया है एट फेयर वैल्यू तो हम फुल गुडविल मेथड लगाते हैं, और अगर एनसीआई लिया है आपने पसना तो हमारे को पार्शियल गुडविल मेथड कहलाता है ये, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कौन सी लिखते हैं? हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं एट कॉस्ट। क्या ये फेयर वैल्यू पर हो सकती है? कैन इट बी एट फेयर वैल्यू? क्या ये इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पर हो सकती है? और उज्जैन ने कहा यह कॉस्ट पर होनी चाहिए, और इसके अलावा बेरमपुर ने कहा हां हो सकती है। मजे की बात है ये कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर सेम ऑन एक्विजिशन डेट्स, क्योंकि हम एक्विजिशन डेट की बात कर रहे हैं। अब मुझे यह बताइए कि अगर ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स है एट कॉस्ट तो हम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? इसमें एनसीआई ऐड कर देते हैं एट फेयर वैल्यू, या एनसीआई ऐड कर देते हैं एट पसना, और उसके बाद हम क्या माइनस कर देते हैं? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। अगर मैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल कर आएगा मेरे पास? दिस इज योर गुडविल, और आपको इसे इंपेयर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सर गुडविल की इंपेयरमेंट की आवश्यकता क्यों नहीं है? अरे भाई आज तो गुडविल आई है, आज तो गुडविल आई है।
हेंस नो इम्पेयरमेंट लॉस, इसलिए इसके ऊपर कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। मुझे यह बताइए, ये यहां तक की मैंने आपके साथ बातें बताई थी, ये बातें बताने के बाद मैंने आपको कहा था कुछ और बातें भी, अदर बातें भी 103 में हैं। वो हम कब करेंगे? बड़े दिनों के बाद। ओके, तो भूल मत जाना, मैंने ये नहीं कहा है कि आपके पास ये चर्चा खत्म हो गई है। बहरमपुर फुल गुडविल में इनडायरेक्टली एनसीआई की गुडविल भी आ जाती है, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, वाराणसी, क्या आपको हिंदी नहीं समझ में आती है? क्या आप जो मुझे क्वेरी बार बार लिख रहे हैं वीडियो बनाते वक्त, क्या ये फेयर है आपकी तरीका? क्या इसमें अनइवन आइटम की चर्चा हो सकती है जो तुम बार बार मेरे सेस को स्पैम कर रहे हो बार बार लिख करके? मैं वीडियो में मैं चाह नहीं रहा था मैं अपना पेशेंस लूज ना करूं। तुम्हें लगता है वाराणसी तुम जायज कर रहे हो मेरे साथ? नालायक। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है कॉस्ट और फेयर वैल्यू क्या सेम होती है? जिस दिन अक्वायर करते हैं उस दिन तो सेम होती है, उसके अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है, उन दोनों में कोई चेंज नहीं है। जब हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन चेंज आता है तो हमारे पास इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। नंबर 1, हम जो अपने पास सबसे पहला काम करते हैं वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो हम इसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट बनाते हैं। हम पोस्ट एक्विजिशन में 103 को तो कवर करते ही करते हैं, 110 भी ले आते हैं। तो हम यहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन से स्टार्ट करते हैं, उसकी पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस को भी एडजस्ट करते हैं, और साथ में ही हम अपने पास एक टोटल लिख देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी थी, फिर अदर इक्विटी हमारे पास उस वक्त कितनी थी, अदर इक्विटी निकालने के बाद ये डेट कौन सी है? दिस इज डेट ऑफ कंसोलिडेशन। मुझे ये बताओ, जो ये निकल कर आएगा क्या ये बुक वैल्यू निकल कर आएगा? फटाफट से बताओ किसकी बुक वैल्यू निकल कर आएगा? ये बुक वैल्यू किसकी निकल कर आएगा? ये बुक वैल्यू निकल कर आएगा ऑफ नेट एसेट्स। हालांकि आप में से कई बच्चों को तो ये बता दें, क्योंकि 103 अभी भी है, तो क्या जो मैंने ऊपर वाली बातें लिखी थी क्या वो अभी भी यहां पर आएंगी? द आंसर इज यस। जो मैंने ऊपर ये बातें लिखी थी वो सारी यहां पर भी आएंगी। एनसीआई जो मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन पे लिखा था वो यहां पर भी आएगा। गुडविल जो मैंने यहां लिखी थी वो यहां पर भी आएगी। फिर भी हमने यहां पर उनकी चर्चा को रिपीट ना करते वक्त यहां पर कुछ और बातें आपके साथ समझाई। हमने कहा कई दफा हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एग्जैक्टली सीधा नहीं बैठता है, वो आपको डेट ऑफ एक्विजिशन और अदर इक्विटी की डेट में गैप दे देता है। अगर मान लीजिए डेट ऑफ एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है और अदर इक्विटी बिगिनिंग की है, तो आपको ऐसे में टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। तो आप क्या करते हो? आप इसमें अनइवन एक्सपेंसेस को एलिमिनेट कर देते हो। एलिमिनेट का क्या मतलब होता है कि अगर ये ना होते तो, अगर ना होते तो अगर मान लो अनइवन खर्चे ना होते तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाता? वैसे ही अनइवन इनकम अगर ना होती तो। ऐसा करने से जब हमारी अनइवन चीजें खत्म हो जाती है, नजदीक कर दो, तो हमारी अनइवन चीजें खत्म हो जाती हैं, तो मैं कहता हूं साहब हमारे पास अब ये प्रॉफिट निकल कर आता है। क्या इस प्रॉफिट को बोल सकता हूं प्रॉफिट बिफोर अनइवन आइटम्स? ये अनइवन आइटम्स कौन सी हो सकती हैं? अनइवन आइटम कोई भी, एनी एक्सपेंस या एनी इनकम विच इज स्पेसिफाइड टू बी अनइवन। जैसे कि इंटरेस्ट लगता है पार्ट ऑफ पीरियड में, जैसे सैलरी पे करते हैं किसी पर्टिकुलर केस में एक एम्प्लॉय को पार्ट ऑफ द पीरियड में,
जब मैं सैलरी बोलता हूं तो मतलब ये कि हमारे पास एक पोजीशन थी जो सिर्फ 3 महीने के लिए आई, एम्प्लॉय को रखा और निकाल दिया। लेकिन कई बार होता है सर, एक एम्प्लॉय को हमने रखा फिर वो चला गया तो कोई और रखा, तो वो इवन हो जाती है। इसका मतलब है ना, इसे सैलरी मतलब कोई ऐसा काम करवाया जो अनइवन था, जो उसके बाद वो चला गया, सैलरी वो हट जाएगी। क्या डेप्रिसिएशन भी कभी कभी अनइवन हो सकती है? हाँ, वो कहता है एक मशीन खरीदी और उसको बाद में बेच दिया, हमें चाहिए नहीं थी, कुछ महीने के लिए हमने डेप्शन लगा दी। तो यानी कि हमारे पास ऐसी चीजें हो सकती हैं। ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल आइटम भी हो सकती हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल हो सकता है, गेन ऑन सेल हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस बाय फायर हो सकता है, या इस तरह की कोई भी आइटम जो अनइवन है। कोई ऐसे लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई ऐसे लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हो सकती हैं। आई मीन टू से कि आपके पास ऐसी बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने आपसे कहा ये सब चीजें यहां पर आएंगी और इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे टाइम एडजस्टमेंट्स। हम कहेंगे इस प्रॉफिट का प्रोराटा, क्योंकि अब हमारे पास इवन प्रॉफिट बचा है, उसका प्रोराटा हम शिफ्ट कर देंगे टाइम एडजस्टमेंट के हिसाब से, ताकि आपके पास एक्विजिशन डेट तक के प्रॉफिट करेक्टली निकल आए। क्या वापस से अनइवन एक्सपेंसेस को ले आएंगे? द आंसर इज यस। किसके हिसाब से लाएंगे? बेस्ड ऑन डेट ऑफ अकरेंस, यानी हम डेट ऑफ अकरेंस के बेसिस पर लाएंगे, या अनइवन इनकम्स को भी ले आएंगे बेस्ड ऑन डेट ऑफ अकरेंस। जो ये चीज निकल कर आएगी, हम इस चीज को अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे कि पेरेंट का शेयर कितना है और एनसीआई का शेयर कितना है। इसके अलावा हमारे पास गुडविल की इंपेयरमेंट यहां हो सकती है। गुडविल की इंपेयरमेंट यहां हो सकती है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की है, लेकिन फिर भी चूंकि बोला था मैंने, तो मैंने यहां दोबारा रिपीट कर दिया। और क्या ये रीवैल्यूएशन का ये वाला पार्ट जो मैंने आपके साथ बताया था, क्या ये रीवैल्यूएशन का पार्ट अभी भी क्वेश्चंस में आ सकता है? द आंसर इज यस। रीवैल्यूएशन का पार्ट अभी भी आ सकता है, लेकिन मैंने अभी स्टिल ऑफिशियली रीवैल्यूएशन को डिस्कस नहीं किया है इसके अंदर, लेकिन मैं उसको जब स्टार्ट करूंगा तो ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो मैं इस वाले पार्ट की चर्चा बार बार नहीं करूंगा। यहां तक हम पिछली क्लास में पहुंचे थे, रेस्ट आपके पास सारा कुछ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का सेम था। मैंने आपको इसमें जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात बताई थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने कहा डेट ऑफ एक्विजिशन से आप अपनी इनकम्स को एंड एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करते हैं। आपको इसमें सावधान रहना पड़ता है किस चीज को लेकर कि भाई इसमें कोई अनइवन चीज है तो उसको सावधानी से देखना पड़ता है। अनइवन आइटम्स डेल्ट विद प्रॉपर केयर, वो अब उसका कोई तरीका नहीं है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर केयर है। क्या इसमें कोई कॉन्ट्रा आइटम्स हो सकती हैं? जैसे ग्रुप में सेल हो सकती है एंड परचेज, ये मैंने पॉइंट बता दिया था कि नहीं बताया था कि कॉन्ट्रा आइटम इसमें भी हो सकती है? मुझे एकदम लिखते हुए लगा कि मैंने नहीं बताया था ये। क्या मैंने आपके साथ ये बता दिया था कि इसमें भी कॉन्ट्रा आइटम होती है? रायपुर कह रहे नहीं बताया था, चलो मैं बोल दिया है तो सुन लो कि इसमें भी सेल परचेज इनकम एक्सपेंसेस कोई हो सकते हैं जो आपस में लेन देन किए हो, हमें उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेक्स्ट में बनाया था। जब मैंने सोकी बनाया था तो मैंने कहा पेरेंट की सोकी से स्टार्ट करो, उसके अंदर एनसीआई अपॉन कंसोलिडेशन लिखो कि कितना अपॉन कंसोलिडेशन आया है, और साथ में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फ्रॉम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो। जब आप यहां एसपीएल लिखते हैं तो वहां पर आपको लिखना पड़ता है एट्रीब्यूटेड टू एनसीआई एंड पेरेंट्स। तो आप अपने पास यहां टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी लिखो। यहां तक की मैंने आपके साथ बातें बताई थी, तो कोई मैंने लंबी चौड़ी बातें तो बताई नहीं थी।